हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक मेडिसिन। तो हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। तो हम लोगों ने पीछे सारा हाइपरथायराइडिज्म कवर कर लिया था। अब पीछे रह गए थे कि सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म जो डिफरेंट ऑर्गन्स पे आते हैं, पैथोफिजियोलॉजी जिसे आप कह लें। तो सबसे पहले चले हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग CNS से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा चीज़ आपको ब्रेन से स्टार्ट करनी चाहिए। तो CNS है ये हमारा, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। और ये दो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास। तो हमने सबसे पहले पढ़ना है वाई न्यूरो सिस्टम, ठीक है। हमारे पास न्यूरो सिस्टम में हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है और इसके पीछे की रीज़न क्या है, ये होता क्यों है। तो सबसे पहले आप जानें, ये दो न्यूरॉन्स हैं, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो है, उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। साइनेप्सिस कम्युनिकेशन। जब भी हमारे पास हाइपरटेंशन हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 इंक्रीज़ होगा, वो जाके इन न्यूरॉन्स की जो कम्युनिकेशन है उसको, हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है उसको इंक्रीज़ कर देगा। जब ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, जब एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि जो पेशेंट होगा वो एंशियस रहेगा, वो एंजाइटी उसकी इंक्रीज़ होगी, उसको स्लीप प्रॉब्लम होगा, इससे उसे इंसोम्निया होगा, ठीक है। उसे इंसोम्निया होगा, ठीक है। वो हर टाइम एंशियस रहेगा, वो आपको घूरेगा, लेकिन असल में उस बेचारे की कोई गलती नहीं होती। मसला होता है कि उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है वो बड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो आपको घूर रहा होता है, पर वो अपनी दुनिया में मस्त होता है, उससे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। इस तरह बात कर लेते हैं हम हार्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। हार्ट पे हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारा T3 T4 जाके हमारे बीटा रिसेप्टर्स पे सिग्नल देते हैं, हमारे बीटा रिसेप्टर एज अ एगोनिस्ट काम करते हैं, उसको जाके स्टिमुलेट करते हैं। तो जैसे ही हमारा T3 T4 हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम ये जाके एक्ट करेंगे इस पर, तो हमारी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। हमारा जो कंडक्शन का प्रोसेस था, जैसे मैंने आपको लास्ट भी हार्ट में पढ़ाया था कि ऐसे नोड से AV नोड के दरमियान जो कंडक्शन, जो सिग्नल्स जाएंगे वो बहुत तेज़ी से जाएंगे। और अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इसमें सबसे हाइपरथायराइडिज्म में कौन सा एरिथमिया अगर आता है हार्ट में, तो वो कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, तो आपने हमेशा याद रखना है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हमेशा हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में आता है। नंबर 3 पे ये चीज़ आती है। फिर बात इसमें ये आती है कि थर्ड में ये चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, हमारे पास जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है इसमें हाइपरथायराइडिज्म में, और डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी जो मेन रीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हमारे पास होगी, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो वो क्यों इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास ब्लड वेसल है और ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। पहले बात हम लोग कर लेते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। जैसे ही T3 T4 हमारे इन रिसेप्टर्स पे काम करेगा, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आगे कार्डियो में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जो हमारा हार्ट है उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बात आ जाए डायस्टोलिक की। डायस्टोलिक में ऐसा होता है कि हमारे पास जो ये हमारी ब्लड वेसल है, जब इस पे आके T3 T4 अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो हमारी जो बॉडी है उसमें कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। अभी हमारे पास बॉडी है उसमें कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। ये ब्लड वेसल पे आपको मैं इसका इफेक्ट बता रही हूँ, जो कि डायस्टोलिक चीज़ वर्क करेगी। ब्लड और कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, टिश्यू की ब्रेकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उसकी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। जब वो वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ हो जाएगा। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा तो उसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए होगा वर्क करने के लिए, ठीक है। तो फिर ऐसे ये मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसे हमारे सब्सटेंसेस क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगी। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा BP डिक्रीज़ हो जाएगा, डायस्टोलिक BP, ठीक है, डायस्टोलिक BP डिक्रीज़ हो जाएगा। पढ़े थे कि हमारे पास सिस्टोलिक कैसे होगा और डायस्टोलिक कैसे डिक्रीज होगा। सिस्टोलिक में क्या होगा कि हमारा हार्ट पे अफेक्ट होगा जब सिस्टोलिक का वर्क होगा। डायस्टोलिक में हमारी ब्लड वेसल डिक्रीज होगी, और हमारे पास हार्ट में, हमारे पास सिस्टोलिक में हमारा हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बारी आ जाती है बोन पे। आपने ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का पता है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन को बनाना, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है इसकी ब्रेक डाउन करना। अब हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास T3 T4 ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, हम ये जो T3 T4 नॉर्मली होते हैं, इन्होंने इसके दरमियान बैलेंस रखा होता है।
तो जब T3 T4 ज़्यादा होगा तो हमारी जो बोन है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारी बोन में फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये था इसका वर्क बोन पे। दूसरा आ जाता है फैट सेल पे। फैट सेल में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइपोलाइसिस का प्रोसेस करवाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। फैटी लेयर्स की ब्रेक डाउन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इस चीज़ की कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारा वेट लॉस हो रहा होता है, तो वो इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि हमारे पास T3 T4 लाइपोलाइसिस का प्रोसेस करवा रहा होता है। ट्राइग्लिसराइड फैटी लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही होती है और जिसकी वजह से उनका वेट लूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं GIT पे। GIT पे पहले मैं आपको बता रही थी कि पहले भी हमने पढ़ा था कि इस पर हाइपरथायराइडिज्म का क्या इफेक्ट होता है। तो ऐसा होता है कि GIT में हमारे पास क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं हमारी GIT में, ठीक है। जब T3 T4 ज़्यादा जाता है तो हमारी जो बॉडी है उसमें पेरिस्टालसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं। जब हमारे पास पेरिस्टालसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो जाएगा और हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट मोस्टली डायरिया के साथ आते हैं, ठीक है। दूसरा एक मिनट 1 2 3 4 5th में हम लोगों ने पढ़ना है स्किन का फंक्शन। स्किन पे पढ़ते हैं। स्किन पे इसका फंक्शन आपने बहुत गौर से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन स्किन में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्किन में हमारे पास होते हैं हमारे डर्मल फिब्रोब्लास्ट। स्किन में आपने याद रखना है आपके पास होते हैं फिब्रोडर्मोब्लास्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारी आइज़ में होते हैं रेटिनोफिब्रोब्लास्ट, इसी तरह हमारे पास हमारी इसमें आइज़ में होते हैं डर्मल फिब्रोब्लास्ट। जब हाइपरथायराइडिज्म होता है पेशेंट को, जब T3 T4 इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे पास डर्मल फिब्रोब्लास्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो ये प्रोलीफरेट हो जाएंगे जी, ठीक है। जब ये प्रोलीफरेट होंगे तो उसमें क्या होगा कि 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, 2 प्रोटीन्स, एक टिश्यू, एक फिब्रस टिश्यू और दूसरा आपके पास गैग प्रोटीन है। गैग प्रोटीन को कहते हैं ग्लाइकोजा अमाइनो ग्लाइकन। ये जो हमारे पास गैग प्रोटीन है ये ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, ठीक है। जब ये गैग प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, ये क्या करती है कि जो वाटर होता है ना उसको अपनी तरफ सक कर लेती है, तो ठीक है। वाटर सक कर लेगी तो वहाँ पे एडिमा बन जाएगा, जिसे हम मिक्स एडिमा कहते हैं। मिक्स एडिमा बन जाएगा और मोस्टली ये हमारे पास किस जगह पे होता है, टीबिया की जगह पे होता है। टीबिया के फ्रंट पे ये बना होता है। किधर होता है, टीबिया जो हमारी होती है लेग्स में टीबिया, उसके फ्रंट में ये हमारे पास एडिमा होता है, फ्रंट ऑफ टीबिया, ठीक है। आपको मैंने इसमें क्या पढ़ाया कि डर्मल फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अच्छा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है प्रीटिबियल नेक्स्ट इसका नाम होता है प्रीटिबियल मिक्स्ड एडिमा, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि डर्मल फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। जब थायराइडिज्म होते हैं तो वो इंक्रीज़ होते हैं, फिर वो प्रोलीफरेट करते हैं। 2 चीज़ें होती है, फिब्रस टिश्यू होते हैं और गैग प्रोटीन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। वो वाटर को अपनी तरफ सक कर लेती है लेयर से, उसके बाद क्या होता है वहाँ पे एडिमा हो जाता है और मोस्टली ये टीबिया वाली एरिया पे होता है। आपको एक मैं मज़े की चीज़ बताती हूँ, ये सिर्फ चीज़ ग्रेव डिजीज़ में ही होगी, उसके अलावा आपने इसको किसी डिज़ीज़ में नहीं पढ़ना। जैसे ग्रेव डिजीज़ में पेशेंट को क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं। किधर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, रिसेप्टर पे, TSHR रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ बनती है, ठीक है, जो आगे TSH को स्टिमुलेट करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास डर्मल फिब्रोब्लास्ट था, आइज़ के पीछे क्या होता है हमारे पास रेटिनोफिब्रोब्लास्ट। आइज़ में हमारे पास क्या होता है, रेटिनोफिब्रोब्लास्ट। अब जब भी हमारे पास क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा, ये सिर्फ ग्रेव डिजीज़ में, ये याद रखिएगा, इंक्रीज़ होता है। तो क्या होता है कि हमारे पास गैग प्रोटीन और जो फिब्रस टिश्यू हैं, जो फैट टिश्यूज़ हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है।
और जो हमारे पास फैट सेल्स बनाते हैं एडिनोसाइट्स, एडिनोपरसाइट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, वो फैट सेल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। तो क्या होगा कि जो हमारे पास रेट्रो ऑर्बिटल एरिया है, रेट्रो ऑर्बिटल आइस का जो एरिया है उसकी बैक पे स्वेलिंग हो जाएगी, और इसको बुक में नाम दिया गया डिजीज़ को एक्सोप्थेल्मस। ये आप बुक से नेम प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं याद आ रही। अच्छा, इसमें क्या है कि स्किन में हमारे पास थे डर्मल फिब्रोब्लास्ट, ग्रेव डिजीज़ में आइज़ में है रेटिनोफिब्रोब्लास्ट। क्या होगा, गैग प्रोटीन ज़्यादा होगी, फैट टिश्यू ज़्यादा होंगे, एडिपोसाइट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। रेटिनोफिब्रोब्लास्ट वाली साइड पे आपको आइज़ की स्वेलिंग हो जाएगी, जिससे आपको जो डिजीज़ आएगी वो एक्सोप्थेल्मस, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में लिवर का क्या होता है, LDL इस इन ब्लड, ठीक है। अच्छा, LDL इन ब्लड कि ये क्यों ब्लड में लेस होता है, ठीक है, LDL। अब क्या होगा कि जो हमारा T3 T4 जब भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जब भी T3 T4 इंक्रीज़ होगा तो जो LDL के रिसेप्टर्स हैं ना, वो उसको पकड़ना ज़्यादा शुरू कर देंगे। जो लिवर में LDL के रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे कि ब्लड से सारा LDL जो है ना, ब्लड से सारा LDL वो लिवर की तरफ आता जाएगा, लिवर उसे पकड़ता जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में जो LDL की अमाउंट है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सिंपल चीज़ है कि जो LDL के रिसेप्टर्स हैं हमारे लिवर पे, वो क्या होंगे, अब जब वो इंक्रीज़ होंगे, जब T3 T4 हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होगा, ये रिसेप्टर ब्लड से LDL को पकड़ते जाएंगे, लिवर के पास देते जाएंगे, उधर से ब्लड में हमारे पास LDL कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे ब्लड में LDL का कम हो जाएगा लेवल। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन लिवर से आता है, ठीक है। लिवर से आके ये क्या करेगा, T3 T4 को, जो T3 T4 इसके साथ बाइंड होगा, ठीक है, वो टोटल होगा, और जो फ्री रहेगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, वो वर्क करेगा बॉडी में। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस चीज़ से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अब अगर हम सेक्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं तो हमें अच्छे से आइडिया है कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। हम फीमेल में एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं और मेल में टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। अब क्या होगा, अब जब भी हमारी बॉडी में T3 T4 का जो हमारे पास अमाउंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, तो हमारे पास उसकी वजह से क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन है वो हमारे पास टोटल एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा बाइंड हो जाएगा। एस्ट्रोजन बाइंडिंग है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ पकड़ता जाएगा और फ्री कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी आएगी, सेम मेल में इनफर्टिलिटी आएगी, फीमेल में एमेनोरिया आएगा, ठीक है, लॉस ऑफ पीरियड जिसको कहते हैं, यहाँ पे लॉस ऑफ लिबिडा कहते हैं, जो हमारे पास सेक्स प्लेयरिंग हार्मोन्स होते हैं, और दूसरा गाइनोमिस्टेसिया आएगा। गाइनोमिस्टेसिया का मतलब ये होता है, ये स्पेलिंग प्लीज़ आप देख लीजिएगा, मुझे लिखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। गाइनोमिस्टेसिया का क्या मतलब होता है, इंक्रीज़ ऑफ ब्रेस्ट साइज़। कुछ रह गए हैं वो देख लेते हैं। अब इसका बॉडी में देख लेते हैं कि मैंने किसी ऑर्गन से कोई भी टिश्यू ले लिया, T3 T4 ने आके उस पर वर्क किया क्योंकि वो ज़्यादा था, फिर क्या होगा, उस टिश्यू के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स थी, ठीक है, प्रोटीन्स थी, वो ज़्यादा बनेंगी। जब प्रोटीन ज़्यादा बनेंगी तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं, जिसे सोडियम ट्रांसपोर्टर कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। प्रोटीन की ब्रेक डाउन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है उसे हम कहते हैं कैटाबोलिज्म का प्रोसेस। जब भी किसी चीज़ की प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस होगा। जब वो होगा तो हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारी बॉडी का जिसे कहते हैं टेम्परेचर, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ हमारा जो बॉडी है वो हाइपरीमिक हो जाएगी, ठीक है। ये था उसका प्रोटीन से रिलेटेड, कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड। स्किन की बात कर ले तो कल भी मैंने बताया था कि जब आपका बॉडी में आपकी T3 T4 ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो एक तो क्या करती है, स्किन फ्लैशेस होते हैं, मतलब रेडनेस होती है ब्लड वेसल्स की डायलेशन की वजह से, क्योंकि T3 T4 ब्लड की डायलेशन कराता है और ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाता है। ये हमने कल पढ़ा था, ग्लैंडुलर सिक्रीशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी
में स्वेटिंग होती है, दूसरा मॉइस्ट रहती है, और जिस टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होगा तो बॉडी वार्म भी रहेगी। और हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट की जो बॉडी होती है वो वार्म होती है और मॉइस्ट होती है, ये बात याद रखिएगा। और अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ है, वो है हमारे पास स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल में क्या होता है, T3 T4 जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो ये स्केलेटन मसल जाके क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कराएगा हमारे मसल्स पे, स्केलेटन मसल्स पे। तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थायरो डिजीज़ आएगी, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। थायरोटॉक्सिक मायोपैथी का ये मतलब होता है कि वीकनेस ऑफ मसल्स, और हमारे पास मायोपैथी का मतलब कि पेन होगी आपको मसल्स में। ये दो चीज़ें होंगी, क्या होगी, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, थायरोटॉक्सिक मायोपैथी होगी जिसको हम वीकनेस ऑफ मसल कहते हैं, या फिर पेन ऑफ मसल्स हो जाएगी। और एक चीज़ सॉरी रह गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कर लेते हैं। जब भी हमारे पास T3 T4 का हमारे पास लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे पास हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जिसमें आपने कॉजेज़ में पढ़ लिया था, जिसमें CNS आता है, हमारे पास हार्ट आता है, उसके बाद बोन आती है, फैट सेल आता है, GIT आती है, स्किन आता है। उसके बाद हमारे पास ये ग्रेव डिजीज़ का हमारे पास जो रेटिनो फिब्रोब्लास्ट का था, जैसे डर्मल का था स्किन में, LDH इन ब्लड, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उसके बाद बॉडी पे, स्किन पे, स्केलेटन मसल्स पे और हेयर्स पे क्या अफेक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको इसे बुक से भी शो करवा देती हूँ कि ये जो हमारा ये हाइपरथायराइडिज्म का जो टॉपिक है ये 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ कि मैंने आपको कहाँ से पढ़ाया और कितना कितना पढ़ा दिया। ठीक है, ओके, लेट मी शो यू द बुक। देखें, हाइपरथायराइडिज्म में आपको ग्रेव डिजीज़ ये आपने पढ़ लेनी है, साथ में टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर, थायराइड स्ट्रोम। ठीक है, ये चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें थी आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ से जो मैंने अभी थायराइड के कॉजेज़ वगैरह पढ़ाए, ये स्वेटिंग है, वो सारा एरिया जो हमारे पास क्रॉसपोर्टर्स था, ये हमारे पास ऑप्थोमायोपैथी था, जिसमें ग्रेव डिजीज़ में मैंने आपको पेरी ऑर्बिटल एडिमा बताया जिसको एप्थोमलस कहते हैं। और क्या चीज़ थी यहाँ पे, डायरिया, GIT के जो रिलेटेड है, ये मायोपैथी, स्किन, और ये यूटेराइन ब्लीडिंग जिसको हम लोगों ने लिबिडो, ये इनफर्टिलिटी, सेक्स हार्मोन जब ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी, ये हार्ट पे जो चीज़ आ रही है टैकिकार्डिया वगैरह, और TSH ये किस में आ रही है, ये लैब्स वैल्यू है। ठीक है, लैब्स वैल्यू में इधर TSH कम हो जाएगा प्राइमरी में, लेकिन फ्री T3 T4 ज़्यादा होगा, LDL हमारे पास कम हो जाएगा, आपको पता है ब्लड में ADL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल ये भी कम हो जाएगा। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का प्रोसेस आप ये भी आपने यहाँ से पढ़ लेना है। फर्स्ट एड से पढ़ लें तो फर्स्ट एड से पढ़ लें, नहीं तो पैथोलॉजी की बुक है RBC, उससे आप BRS उससे आप पढ़ सकते हैं, ये रॉबिन्स की पैथोलॉजी से पढ़ लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, पर मैं आपको प्रेफर करूँगी फर्स्ट एड से पढ़ लें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट कल का जो टॉपिक होगा वो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म होगा, उसकी कॉज वगैरह सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।